हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर। और आज के टॉपिक का नाम है अनरेस्ट इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में पिछले काफी दिनों से प्रोटेस्ट यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेजेंट गवर्नमेंट रूल के अगेंस्ट चल रहे हैं और यहाँ पर लोग अलग अलग जगह पर कजाकिस्तान के अंदर वायलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के सेशन में इसी को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशंस यहाँ पे कजाकिस्तान में प्रेजेंट है, इन अनरेस्ट के पीछे के रीजंस क्या हैं, और अपने जितने भी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जैसे कि रशिया हो गया, यूएसए हो गया, उनके इंटरेस्ट किस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं इस अनरेस्ट के कारण। यहाँ पर इस अनरेस्ट का इफेक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा और प्रेजेंट गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है इस अनरेस्ट को लेकर के, इस सभी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग आज के इस टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप पे देखते हैं कि कजाकिस्तान की एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो कजाकिस्तान की अगर एक्चुअल पोजीशन देखें हम लोग, तो कजाकिस्तान आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि इस कंट्री का एक्सेस किसी भी तरीके से डायरेक्टली किसी भी सी या ओशन के साथ नहीं है। इसके वेस्ट की तरफ कैस्पियन सी जरूर प्रेजेंट है, बट कैस्पियन सी भी इटसेल्फ लैंडलॉक्ड है और इसी वजह से इसको लेक कहा जा रहा है, ना कि सी। राइट, और सी बस इसलिए इसके साइज के कारण इसको कह दिया जाता है, वरना ये लैंडलॉक्ड है। इस वजह से कैस्पियन सी आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक कंसिडर किया जाता है, नॉट सी। साइज के कारण बस इसको सी कहते हैं। तो यहाँ पर कैस्पियन सी का भी कोई कनेक्शन नहीं है किसी ओशन के साथ, और इस वजह से कजाकिस्तान हो जाता है यहाँ पे कंप्लीटली लैंडलॉक्ड और बन जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री। कजाकिस्तान के अगर हम लोग नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो इसके नॉर्थ में रशिया है। इसके अगर आप लोग देखेंगे साउथ में और ईस्ट की तरफ, तो ये कंट्री अपना चाइना है। चाइना के बाद इस तरफ आएंगे हम लोग तो किर्गिस्तान मिलेगा इसका नेबरिंग कंट्री। फिर किर्गिस्तान के बाद नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री है इसका उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के बाद नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। सो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल यहाँ पे ताशकंद है, और किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है, और चाइना की कैपिटल हमें पता ही है बीजिंग है, और कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना है। और अस्ताना का नेम चेंज करके इसका जो नया नेम रख दिया गया था, इसे इस कैपिटल को हम लोग नूर सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। तो नूर सुल्तान यहीं के बहुत ही फेमस लीडर हैं। एक तरीके से ये कहा जाता है कि कजाकिस्तान के अंदर जो पावर प्रैक्टिस की जाती है वो नूर सुल्तान के इन्फ्लुएंस के अंदर ही करी जाती है। तो उन्हीं के नाम पर ये कैपिटल का नाम भी रख दिया गया था, नूर सुल्तान। तो कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है, और ये हैं कुछ इसके नेबरिंग नेशंस। और ये कजाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री अगर हम लोग बात करें सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर, तो ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी देख सकते हैं आप लोग, जैसे पूछा जा सकता है हमसे कि लेक बलखाश कहाँ है, राइट, या फिर कैस्पियन सी कहाँ है, या फिर अरल सी किस दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बीच में है। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर अरल सी और स्पेशली लेक बलखास और कैस्पियन सी की पोजीशन के बारे में भी। अब कजाकिस्तान की जो सबसे लार्जेस्ट सिटी की बात करें हम लोग, वो यहाँ पे साउथ में मिलेगा आपको, ये अल्मेटी है। और यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं आपका, इनफैक्ट नॉर्थ में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैपिटल में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट यहाँ पर एक्टिव है वो अपने ईस्ट पोर्शन की तरफ प्रोटेस्ट हमें काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हम लोग इस बात को समझने के लिए कि ये प्रोटेस्ट के पीछे के रीजंस क्या है। देखो, होता क्या है यहाँ पर कि कजाकिस्तान की गवर्नमेंट, वहां की इकोनॉमी भी काफी ज्यादा सफर कर रही है। कोविड के बाद ऑलमोस्ट वर्ल्ड की ज्यादातर इकोनॉमीज अभी काफी ज्यादा सफर कर रही है। तो वहां पे कजाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था कि वो अपने देश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्राइस जो है उसको बढ़ा देंगे, और ऑलमोस्ट कितना बढ़ा देंगे, यहाँ पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो प्राइस है वो 100% के आसपास यहाँ पर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। जब वहां पे एलपीजी पे मिलने वाले जो सब्सिडीज हैं उस सब्सिडीज को खत्म करने की यहाँ पे कोशिश की गई, तो कजाकिस्तान के अंदर जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो फ्यूल के प्राइसेस यहाँ पे डबल हो गए। अब इसी फ्यूल प्राइसेस के डबल होने के बाद लोग वहां पर स्ट्रीट्स पर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चालू हुआ वो कजाकिस्तान का जो फेमस ऑयल सिटी है, जनाउजन इसका नाम है, वहीं पे 16 ऑयल वर्कर्स ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया अपने पुअर वर्किंग कंडीशंस के दौरान। और ये प्रोटेस्ट हुए थे 2011 में, और उसके बाद से यहाँ पर इस ऑयल सिटी के अंदर जो प्रोटेस्ट का एनवायरमेंट है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली बना हुआ था। तो जैसे ही ये
अपना जो प्राइस है इसकी अनाउंसमेंट की गई, तो यहाँ पर क्विकली पूरे शहर में लोग रोडों पर उतर आए और उनके द्वारा ये कहा गया कि ये सरकार के द्वारा हमारे लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा मैक्सिमम काम एलपीजी के दम पे चलता है, हमारे घर में खाना, फिर अपने घरों को घरों में यहाँ पे गर्मी के लिए भी एलपीजी को जलाने के लिए ये लोग काम करते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ एलपीजी का एप्लीकेशन इनके डिफरेंट लाइफ स्पेयर्स में भी है। तो एलपीजी का अगर प्राइस यहाँ पे इतना सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा तो इनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप देखो ये जो प्रोटेस्ट चालू हुए हैं उसमें एलपीजी की अनाउंसमेंट के बाद प्रोटेस्ट एक मेन रीजन हो सकता है, लेकिन ये रीजन कई सारे रीजंस में से एक है, सोल रीजन नहीं है ये प्रोटेस्ट का। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2011 से ही यहाँ पर जो प्रोटेस्ट का माहौल है सिटी के अंदर वो बन रहा था, और काफी सारे बातों की वजह से यहाँ के लोग कजाकिस्तान में गवर्नमेंट से नाराज थे। जैसे कि कोविड के बाद यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज एक तरीके से एक्सपोज हो गई कजाकिस्तान के अंदर भी, उसकी वजह से भी लोग काफी ज्यादा नाराज थे। फिर अगर हम लोग बात करें तो ईयर 2021 के अंदर इस इकोनॉमिक बैड कंडीशन की वजह से जो कजाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का लेवल है, वो इन्फ्लेशन का लेवल भी 9% पे चला गया, और ये पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा महंगाई कजाकिस्तान में देखी जा रही थी। फिर उसके बाद कजाकिस्तान में अगर हम लोग आजादी के बाद से भी बात करें तो एक ही पार्टी का आप समझ लो रूल है, और एक तरीके से ऑटोक्रेसी चलती है कजाकिस्तान के अंदर, और लोगों के फंडामेंटल राइट्स या डेमोक्रेटिक राइट्स उनको इतने ज्यादा नहीं दिए जाते हैं कजाकिस्तान के अंदर। और ऐसे में गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह का बिहेवियर जब दिखाया जाता है, ऑटोक्रेसी में सप्रेशन की जो पॉलिसी अपनाई जाती है, उस वो लॉन्ग टर्म से लोगों के अंदर गुस्से को बढ़ावा दे रहा था। और जब फाइनली यहाँ पे फ्यूल प्राइसेस बढ़ाए गए, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ाए गए, तो लोगों ने कहा कि बस अब बहुत हो गया। और इसके बाद यहाँ पर एक सिटी में जैसे ही प्रोटेस्ट चालू हुआ, कजाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में इस प्रोटेस्ट की वेव हमें देखने को मिली, और उसके बाद धीरे धीरे कजाकिस्तान के सभी शहरों में ये प्रोटेस्ट फैल गया। राइट, कजाकिस्तान के लोगों की डिमांड है यहाँ पर कि भाई डेमोक्रेसी आए उनके यहाँ पर, गवर्नमेंट चेंज हो, एक ही तरह के ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट को वो अब नहीं सहेंगे। उनके फंडामेंटल फ्रीडम्स तो सालों साल तक यहाँ पे वायलेट किया जाता रहा है, और गवर्नमेंट ने जितने भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किए हैं उसका फायदा लोकल लोगों को नहीं मिल पाया है। गवर्नमेंट जो है वो रिग्रेसिव गवर्नमेंट है, रिग्रेसिव पॉलिसी है गवर्नमेंट्स की, जिसकी वजह से अब लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सरकार का फॉर्म चेंज होनी चाहिए और कजाकिस्तान के अंदर एक कंप्लीट डेमोक्रेसी आनी चाहिए। अब इसी प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिएक्ट किया, देखो 2 जनवरी को जनाउजैन में यहाँ पर जो ऑयल रिच वेस्टर्न रीजन है कजाकिस्तान का, वहां पे प्रोटेस्ट एरप्ट हो गए एलपीजी के प्राइसेस बढ़ने के बाद। ये अनरेस्ट धीरे धीरे कैस्पियन सी के कोस्टल सिटीज की तरफ भी यहाँ पर फैलने लग गए, जैसे कि अकातू वाला रीजन है। फिर उसके बाद यहाँ पर कजाकिस्तान का जो बिगेस्ट सिटी है ये ईस्ट की तरफ है, और ये वाले क्षेत्र वेस्ट की तरफ है। तो वेस्ट की तरफ भी अलमती के अंदर यहाँ पे प्रोटेस्ट जब बढ़े तो पुलिस के द्वारा टीयर गैस और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, और ये प्रोटेस्ट कजाकिस्तान के धीरे धीरे सारे शहर में हमें कंटिन्यूसली देखने को मिले। उसी के बाद प्रेसिडेंट कासिम टोकायेव ने, इनका नाम आप याद रखिएगा, कासिम टोकायेव, इंपॉर्टेंट नेम हो सकता है ये वनडे एग्जाम्स के लिए। सो इनके द्वारा यहाँ पर एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, और इनके द्वारा ये भी कहा गया कि ये एलपीजी के प्राइसेस को घटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रोटेस्ट ने थमने का नाम नहीं लिया, और लोगों के द्वारा एक कंटिन्यूसली स्लोगन का इस्तेमाल किया गया, ओल्ड मैन आउट। यहाँ पर प्रेसिडेंट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया गया, और उनके जो मेंटर है नूर सुल्तान नजरबे, जिनका माना जाता है कि कजाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऑटोक्रेसी में सबसे ज्यादा कंट्रोल है, उनके द्वारा भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया। इसी के बाद 5 जनवरी को टोकायेव ने अपने कैबिनेट को यहाँ पर पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट चलता रहा। और यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में कई सारे मेयर्स के ऑफिस, प्रेसिडेंशियल रेसिडेंस जो था सिटी के अंदर, उसको जलाने की यहाँ पे कोशिश की गई। जब इसको जलाने की कोशिश की गई तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट करने वालों को टेररिस्ट करार दे दिया, और उन्होंने कहा कि वो कंट्री की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये
टेररिस्ट ग्रुप है जो ये लोग जो भी इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने डजन्स ऑफ प्रोटेस्टर को के ऊपर फायरिंग करी यहाँ पर, जिसमें काफी सारे लोगों की जान भी चली गई। और वहां पर उस प्रोसेस में 13 सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी मारे गए और 353 वॉन्डेड हैं इस अनरेस्ट के बाद। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट इस प्रोटेस्ट के बाद हजार के ऊपर लोग यहाँ पे घायल चल रहे हैं इन प्रोटेस्ट में। अब इसी अनरेस्ट के बाद कजाकिस्तान ने रशिया से हेल्प करी, रशिया से अपील करी कि वो यहाँ पर अपनी आर्मी भेजे और अपनी आर्मी भेज करके यहाँ पे सिचुएशन को रिस्टोर करने के में हेल्प करे कजाकिस्तान गवर्नमेंट की। तो उसी के बाद रशिया ने अपने पैराट्रूपर्स को यहाँ पे भेज दिया है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे रशिया और कजाकिस्तान दोनों मिलकर के यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लेवल पे यहाँ पे प्रोटेस्ट पहुंच चुका है कजाकिस्तान के अंदर, और ऐसा लग रहा है कि कजाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगी। अब देखो, कजाकिस्तान जो कि रशिया और चाइना के बीच में, ये मैंने पहले ही बताया आपको, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। अगर इसके साइज को कंपेयर करोगे तो जो पूरा का पूरा वेस्टर्न यूरोप है, उस वेस्टर्न यूरोप से भी इसका बड़ा साइज होगा। लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बस 19 मिलियन के आसपास है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.9 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन रहती है बस इस देश में। और ये देश दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कजाकिस्तान के अगर अंदर हम लोग देखेंगे तो दुनिया का जितना भी ग्लोबल ऑयल रिजर्व है उसका 3% कजाकिस्तान में पाया जाता है। फिर उसके बाद कजाकिस्तान कोल और बाकी के गैस सेक्टर्स में भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। फिर यूरेनियम, यूरेनियम का अगर हम लोग बात करें तो ये कजाकिस्तान टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर है। और इस अनरेस्ट के बाद यहाँ पर यूरेनियम के प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस दुनिया भर में हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो ये कंट्री है, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट माइनर ऑफ बिटकॉइन भी है, तो वहां वो भी चीजें अफेक्ट हुई है यहाँ पर। और कजाकिस्तान का जो मेन रिलीजन है वो यहाँ पर इस्लामिक रिलीजन है, जहां पर कुछ हद तक जो पॉपुलेशन है वहां पे रशियन माइनॉरिटी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर जो कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, वहां पर रशिया का जो अपना एक नेटो को काउंटर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यहाँ पर प्रोटेक्शन क्लॉज इन्वोक कर दिया है और यहाँ पर कजाकिस्तान के अंदर सिचुएशन को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह के प्रोटेस्ट जो ये जो कंट्रीज में प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली दिख रहे हैं, जैसे यूक्रेन के अंदर भी यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट दिख रहे थे काफी दिनों से, यहाँ पे भी अनरेस्ट की सिचुएशन चल रही है यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में। बेलारूस में भी हमें प्रॉब्लम ये देखने को मिली, फिर कजाकिस्तान में भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिली। तो इस तरह के जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इन सब रीजन में, तो रशिया यहाँ पे एलिगेशन लगाता है यूएसए के ऊपर कि यूएसए यहाँ पर जबरदस्ती इस तरह के प्रोटेस्ट को इंजीनियरिंग कर रहा है और उसके कारण ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हालांकि यूएसए रशिया को कंप्लीटली इस मामले में कॉन्ट्रडिक्ट करता है और वो कहता है कि रशिया के एलिगेशंस एकदम फॉल्स हैं, और उनका कहना है कि ये जो रशियंस हैं वो रशियन से ही इस प्रोटेस्ट को फ्यूल कर रहे हैं। अब सच क्या है वो भगवान जाने, लेकिन इतने बड़े जो लेवल के प्रोटेस्ट हैं, वो लेवल के प्रोटेस्ट में जरूर एक्सटर्नल सपोर्ट तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है, इसको हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते। अब इसके बाद कजाकिस्तान सभी देशों के लिए इंपॉर्टेंट है, रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रशिया के साथ साथ यूएसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूएसए की काफी सारी इंपॉर्टेंट जो एनर्जी कंसर्न्स हैं वो कजाकिस्तान उसको एड्रेस करने में हेल्प कर सकता है। यूएसए की कंपनियों के द्वारा टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर वेस्टर्न कजाकिस्तान में इन्वेस्ट किए गए थे, जहां पर ये प्रोटेस्ट अभी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यूएसए की इन्वेस्टमेंट खतरे में आ सकती है इस तरह के माहौल में। तो यूएसए भी इस माहौल को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से इलीगल बता दिया गया है। उनका कहना है कि ये बस टेररिस्ट लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और इससे पहले भी प्रोटेस्ट जो है वो किए नहीं जा सकते थे गवर्नमेंट के खिलाफ, ये हाईली इलीगल था। और उसी कॉन्टेक्स्ट में लोगों को अपने ओपिनियन को जब एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला लंबे समय तक, तो उनकी नाराजगी इस प्रोटेस्ट के रूप में उभरते हुए हमें देखने को मिल रही है। इसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के लिए कजाकिस्तान एक मेन एनर्जी सप्लायर नेशन है। और इस बार हमारे 26 जनवरी पर कजाकिस्तान के जो लीडरशिप है वो भी यहाँ पे पार्ट लेने वाले थे, लेकिन अब मुश्किल है कि शायद ही वो यहाँ पर पार्ट लेने आए इस अनरेस्ट की सिचुएशन में। कजाकिस्तान इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल एशिया पॉलिसी और सेंट्रल एशिया के साथ अपनी एनर्जी को सिक्योर करने के लिए, यूरोप के साथ कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर इन कंट्रीज की
इनकी हेल्प हमें इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, और इस वजह से हम चाहेंगे कि यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहे, गवर्नमेंट स्टेबल रहे, और जो गवर्नमेंट जो भी आए वो इंडिया के इंटरेस्ट उसमें कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसको इंश्योर किया जा सके। तो ये था पूरा का पूरा इश्यू, और कजाकिस्तान के इस अनरेस्ट का प्रभाव ऑलमोस्ट आपका पूरी दुनिया पे पड़ सकता है। आई होप ये कंटेक्स्ट और ये पूरा टॉपिक आप सभी को समझ में आया, और अगर आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।